वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर द पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट डॉक्टर जगदीश सादेजा। ही इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वर्किंग इन ईभास और ये हमारे एक्सपर्ट आज के टॉपिक के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं या कुछ भी बात हमारे एक्सपर्ट से करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111208 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। तो आइए हम अपने एक्सपर्ट के साथ हमारे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इट्स रिगार्डिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर द पर्सन्स विद मेंटल रिटार्डेशन। सो वी विल बी फोकसिंग अबाउट द बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर द पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन। तो हम उससे पहले जानना चाहेंगे कि व्हाट इज बिहेवियर। राइट। जिस तरह से हम लोगों का ये विषय है बिहेवियर मॉडिफिकेशन फॉर पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन, हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करें तो केवल मेंटल रिटार्डेशन की ही नहीं बल्कि हम दूसरे डिसेबल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारा बिहेवियर, हम कोई भी व्यवहार उसको कहेंगे जो हमें दिखता है, ऑब्जर्वेबल है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ये कम है, ये ज्यादा है, क्वांटिफिकेशन के साथ हम उसी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी क्रिया रोजमर्रा की जिंदगी की डे टू डे लाइफ में जो होती है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई वी कैन से दैट, उसे हम कहेंगे बिहेवियर। कुछ बातें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं या कुछ थॉट हैं जो हमारे अंदर है, जो दिख नहीं रहे हैं, बट वी कैन नॉट से इट्स ए बिहेवियर एंड वी कैन नॉट मेजर ऑफ कोर्स अंटिल वी केम टू नो। जब वो बाहर आते हैं, हम एलिसिट करवाते हैं, तब मुझे पता लगता है कि हाँ ये वाली परेशानी है। जैसे सिंपल माता पिता के साथ बात करते हैं डिसेबल बच्चों के, तो उनके कितने सारे इमोशंस, कितनी सारी बातें अंदर होती हैं, उसे हम व्यवहार नहीं कहेंगे। व्यवहार वो कहेंगे उनका जो बच्चों के प्रति दिखता है, उन्होंने मारा, उन्होंने डांटा, इसे हम व्यवहार कहेंगे। जैसे है, अब अगर हम व्यवहार को बांटें तो हम कह सकते हैं ये दो तरह से व्यवहार दिखते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं कौशल व्यवहार या स्किल बिहेवियर। स्किल बिहेवियर जो हमारे अडप्टिव फंक्शनिंग, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को अनुकूल करने के लिए व्यवहार करना पड़ता है, जैसे कि चलना फिरना, बोलना और हमारे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एडीएल, हमारा खाना खाना, हमारा कपड़ा पहनना, हमारा नहाना, हमारा ब्रश करना, ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारी स्किल बिहेवियर कहलाती है। ऐसे ही हमारी लैंग्वेज आती है जिसे हम रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्पीच में बोलते हैं। ये भी हमारी कौशल व्यवहार के अंतर्गत, ये भी एक व्यवहार है। और इसी तरह से व्यवहार हमारे, जब हम डिसेबल बच्चों को उनके पैर पे खड़ा करने के लिए बात करते हैं या प्री वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो प्री वोकेशनल्स आर आल्सो इट्स दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, इट्स इंक्लूड दोस लाइक जैसे कैलकुलेशंस, कलर कॉन्सेप्ट, टाइम कॉन्सेप्ट, ये जो प्री वोकेशनल एस्पेक्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर बिहेवियर, बट स्किल बिहेवियर। ऐसे ही दूसरा हमारा आता है वोकेशनल बिहेवियर, उसको भी हम स्किल बिहेवियर में लेते हैं। अब हम करते हैं बात दूसरे बिहेवियर्स की। एक वो जो हमें अपने रोज की जिंदगी के साथ अनुकूल करने के लिए हम व्यवहार करते हैं, जिसे हम स्किल बिहेवियर कह रहे हैं। दूसरे वो व्यवहार हैं जिनकी वजह से हमको सीखने में परेशानी आती है। हम खुद को भी प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं, या यूं कहें प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से। इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर। वो व्यवहार जो समस्यागत है, जिसके कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं। खासतौर से हमारे सीखने में हमें अपने अंदर परेशानी ला रहा है, दूसरे के अंदर परेशानी ला रहा है।
जिसे हम प्रॉब्लम बिहेवियर कहेंगे। व्यवहार जो हुआ दो तरह का, एक वो हुआ जो हमें समाज के साथ, हमारे माहौल के साथ अनुकूल अडेप्टिविटी बना के हमको जोड़ता है, जिसे हम मोटर, एडीएल, कम्युनिकेशन, वोकेशनल, प्री वोकेशनल के अंतर्गत लेते हैं। एक दूसरा व्यवहार जो हमें उसी माहौल में समस्या पैदा करता है, उसी माहौल में नई चीज सीखने में बाधा पैदा करता है, विच ऑलवेज इंटरप्ट्स। If you want to learn new things, definitely you will face a problem. So in that way we can say those behavior will come in the category of problematic behavior. Sir, as you are telling about the skill behaviors and problem behaviors, so how we can say that a person can acquire good skills during his age? Right. So far as age or acquire of skill is concerned, all is depends on the environment where they are getting and what the problems. Suppose the person with disables, if we can say that disables, the person with mental retardation, suppose if you are asking mental retardation में mentally the person with mental retardation definitely having the problem related to their intellectual functioning. They are unable to understand, उसको समझने में दिक्कत होती है। हम शारीरिक विकलांग की बात करें, उसको चलने में परेशानी होती है, लेकिन मानसिक विकलांग जिसको समझने में परेशानी हो रही है, या श्रवण ये दृष्टि विकलांग की बात करें जिसको देखने में दिक्कत है, वो भी एक प्रॉब्लम बिहेवियर कर सकता है। वो प्रॉब्लम बिहेवियर, ध्यान न लगना, ये किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, और ये माहौल के हिसाब से भी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर भी बिल्कुल सामान्य या अच्छे व्यवहार की तरह ही सीखा गया है जी। और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इसको हम डीलर्न भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम हटा भी सकते हैं, भुला भी सकते हैं। तो जो एक इंडिविजुअल है या छोटा बच्चा है, वो जो अपना बिहेवियर लर्न करता है, ही लर्न्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। डेफिनेटली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, from the people whose are related, belongs to those person. They learn from there by observation, by doing the things, by trial and error, then they learn. But of course it's also include their intellectual functioning. अगर उनका comprehension, उनकी समझ उतनी नहीं है, उनकी संज्ञानता उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको ये चीज, जैसे हम विवेक कहते हैं ना, ये चीज समझने में परेशानी होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहार का ज्ञान, जैसे हम लोगों को बड़े लोग, माता पिता, हमारे आत्म पुरुष, हमारे साहित्य बताता है और हम लोग सीखते हैं, ऐसे ही हमारे डिसेबल्स के भी पेरेंट्स उनको बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है जी। ये तब उसने कोई, मान लीजिए उसको अपने गुस्से को व्यक्त करना है और वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसको अपनी अभिव्यक्ति का एक ही तरीका समझ में आता है, जस्ट टू थ्रो द ऑब्जेक्ट, एंड ही हैज थ्रो। व्हेन ही इज थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली इमीडिएटली पेरेंट हैज टू इंटरवीन। आपने ये क्यों किया, आपने ये गलत किया, ये पेरेंट्स को बताना है। जब वो बताते हैं तब वो समझते हैं यस दिस इज रॉन्ग वे। और नहीं, अगर उसने सामान फेंक दिया, पेरेंट्स ने उसको फिर गले लगाया, अच्छा ठीक है गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। दे लर्न कि मैं ऐसा करूंगा मुझे प्यार मिलेगा, दिस इज द राइट बिहेवियर। So the child can learn and de-learn the behavior from the environment and the stimulation what he is getting. Yes, what he is getting from the person who's are their teachers, parents, from there they are getting. And they observe these things. After observation, depends on the person who's are available there, or you could say caregivers, teachers or parents, how they are behaving with that particular person. In what way? Then we can say yes, they have learned or de-learned. In fact, the de-learned also, the same process you can carry on with other problematic behavior. जी। By just teaching them, उनको बताते हुए कि ये सही है ये गलत है।
बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन हमेशा ही आता है। इसको अगर हम दूसरे उसमें कहें तो हम व्यवहार सुधार की बात कहेंगे। व्यवहार सुधारना मतलब व्यवहार जो सीखा गया है, जो गलत है, उसको हम कैसे ठीक करें, उसको ठीक करना, उसको करेक्ट करना ही व्यवहार सुधार कहलाता है। इट्स मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, और वो जो तकनीकी होती हैं वो हमारे सीखे हुए जो सिद्धांत जिनके द्वारा हम सीखते हैं किसी भी बात को, उन सिद्धांतों पर आधारित होती है। Those techniques, definitely the things as I said, what we are doing, we have learned there are some learning principles that is based on conditioning, classical conditioning, operant conditioning। इन सिद्धांतों की बात अभी करेंगे। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही हम कोई व्यवहार सीखते हैं। ये जो तकनीक हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के लिए, ये किसी अनपेक्षित व्यवहार जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, समाज को पसंद नहीं आ रहा है, या उस व्यक्ति के लिए, खुद के लिए हानिकारक है, उस व्यवहार को, अनपेक्षित व्यवहार को कम कैसे करना है, या अपेक्षित व्यवहार जो अच्छा व्यवहार है, जो उसको सीखने में सहयोग देता है, जो उसके लिए समस्या पैदा नहीं करता है, उस व्यवहार को, उसको कैसे बढ़ाना है, इन बातों को ध्यान में रख के ही विभिन्न तकनीकियों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तब हम कहते हैं कि अब ये व्यवहार सुधार की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एक बात आती है बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कई बार बीच बीच में बात आ जाती है, जैसे कई बार पहले भी कहा जाता रहा कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर थेरेपी में लर्निंग प्रिंसिपल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक नए व्यवहार के लिए होता है, एक अपेक्षित व्यवहार को बनाए रखने के लिए होता है, जस्ट टू मेंटेन द डिजायरेबल बिहेवियर। एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, whenever we talk about this word, means we are talking about the new behavior and that this new behavior is increasing or decreasing, that I mean उनके बार बार घटित होने की जो प्रक्रिया है, ज्यादा या कम होना, उस व्यवहार को जब हम करेक्ट करने की बात करते हैं, तब हम व्यवहार सुधार की बात करते हैं। और जो बिहेवियर थेरेपी की बात आती है, जब बिहेवियर थेरेपी बेसिकली, इसमें भी कहीं कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये इसमें हम उन व्यवहारों को कह सकते हैं कि व्यवहार संबंधी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, हम डिसऑर्डर मीन्स जो गलत गड़बड़ियां जिनमें पैथोलॉजी होती है और जो गलत तरीके से सीख जरूर लिए गए हैं लेकिन वो पक्के हो चुके हैं, और उनकी वजह से हम यूं कहें कि एबनॉर्मल या असामान्यता सामान्य जीवन में देखने को मिलती है। दूसरे लोग भी उसको कहते हैं कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा, असामान्यता जहां पर, which is not acceptable in the society. Of course, not acceptable. I mean the problematic behavior is also not acceptable by the society. But when there is a cluster of symptoms, जब बहुत सारे कई लक्षण मिलकर के एक डिसऑर्डर बना देते हैं और जो व्यवहार संबंधी होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि बिहेवियर डिसऑर्डर। सर, जैसे आपने बताया कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जी, इट्स अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स और इट्स अ एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, राइट। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग, or we can say that are giving rise to this problem?
Definitely, there are good number of factors. We will talk about these, which contributes that. Basically, then during that, when the behavior disorders are there, then we use that behavior therapy just to decrease that, and that would not decrease within a second, within these hours. This will take time. It's a long-term time-taking treatment, process, right? जी. And so for us, contributory factor, you have said this is the same over here. Like, it's also learned by wrong practices of your peer group, yourself, जी. or these your experts. I mean your caregivers or parents. ये कहीं ना कहीं सिखा दिया जाता है जाने अनजाने, जी. और जब इसकी इंटेंसिटी बहुत हो जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हो जाती है, जैसे हम कह लें कि पैथोलॉजिकल लेवल पर हो जाता है, तब हम इसको बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं। और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर में अगर हम ले लें तो हमारी जो रियरिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। पालन पोषण का तरीका, हमारे पेरेंट्स का या हमारे घर का माहौल, ये भी हमें बहुत प्रभावित करता है किसी भी व्यवहार को एक डिसऑर्डर के रूप में लाने के लिए। So we can say that role of parents is very much important. अनडाउटेडली केवल पेरेंट्स का ही रोल नहीं आता। पेरेंट्स के अलावा आपने किस तरह का आपकी पीयर ग्रुप कैसा है, आपके साथ वाले कैसे हैं, आपकी संगत कैसी है, वो भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, हमने ये तो जरूर कहा कि जो व्यवहार अपने लिए परेशानी देते हैं, दूसरों को परेशानी देते हैं, वो एक समस्यागत व्यवहार होते हैं। लेकिन कुछ इनकी विशेषताएं हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर है। जैसे वो व्यवहार जो बार बार किया जाता हो, केवल एक बार किया गया या 4 बार कर लिया गया तो हमने कह दिया प्रॉब्लम बिहेवियर है। जैसे पेरेंट्स यूजुअली आते हैं, कहते हैं उन्होंने कहीं नेट से पढ़ा या कहीं किसी से सुन लिया, तो आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बहुत ही बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत है उसमें। ठीक है, अच्छा क्या समस्याएं हैं? जिद बहुत करता है। अच्छा भाई, उम्र कितनी है? अभी तो 3 साल है। जिद कैसे कह सकते हो आप जिद करता है? बस हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं मिली तो क्या होगा? नहीं मिलती है तो लेट जाता है। अच्छा ठीक, और क्या करता है? नहीं मिलती है तो खूब तेज तेज रोने लगता है। ऐसा कभी कभी करता है कि हमेशा करता है? नहीं, जैसे करता है, मुझे बहुत परेशानी होती है। आपको परेशानी होती है, सबको होती है। नहीं, और तो किसी ने ऐसा नहीं कहा, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे बहुत परेशान हो जाते हैं जब ये जिद करता है। कहीं भी शॉपिंग पे ले जाओ, वहां जाके ये शोर मचाता है और लेट जाएगा। अच्छा, ऐसा कभी कभी हुआ कि ज्यादातर होता है? नहीं, ज्यादातर तो नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। वी कैन नॉट से, हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर है, वो प्रॉब्लम बिहेवियर है कि जिसे सुधार करना है। हाँ, ये जरूर है कि वो शुरुआती दौर हो सकता है अगर इसमें अभी से डीलिंग ठीक से नहीं की गई बच्चे के साथ इस पर्टिकुलर व्यवहार के लिए, कि अगर कोई चीज चाहे तो हम उसको किस तरह से मांगने का तरीका होगा, वो अगर हम पहले से नहीं ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से समस्या बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात आती है कि प्रॉब्लम बिहेवियर हम उसे कहेंगे जो कि खुद को या दूसरे को नुकसान देता। जैसे एक बच्चा एक जगह बैठ के नहीं पढ़ता है या कोई काम नहीं करता है, यानी कि ध्यान नहीं लगाता। ठीक है, ध्यान नहीं लगाया तो नुकसान क्या हो गया भाई? ठीक है, वो उठ के दूसरा खेल खेल रहा है, खेल तो रहा है, चलो दूसरा खेल नहीं खेला, कुछ खाने लगा, ठीक है, उसने जाके वो सामान उधर से उधर उठा के रख दिया। अरे भाई, इसमें नुकसान कहाँ हो गया? लेकिन दिक्कत आई, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा ज्यादातर होता है। और उस बच्चे का जब ध्यान ही नहीं लगेगा किसी चीज में, तो वो सीखेगा कैसे? पक्की बात।
जब सीखेगा नहीं, नुकसान किसका है? उसका खुद का है। ये भी ठीक बात है कि उसने ध्यान नहीं लगाया पढ़ाई में या किसी एक एक्टिविटी में, दूसरी एक्टिविटी जाके करने लगा, दूसरी छोड़ के तीसरी करने लगा। एक्टिविटी जरूर कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं सीखा है कि हमें ध्यान लगा के पहले एक एक्टिविटी को दिल से पूरा करना है। जब हम पूरा कर लेंगे तब हमें दूसरी एक्टिविटी करनी है। जब कंसंट्रेशन, अटेंशन हुआ, कंसंट्रेशन नहीं, ध्यान लगने की प्रक्रिया नहीं। शुरुआती ध्यान गया कि हम ये काम करें, लेकिन बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये समस्या उसकी खुद के लिए पैदा हो जाती है, क्योंकि वो नई चीज नहीं सीख पाता। सर, जैसे आपने बताया कि एक प्रॉब्लम बिहेवियर होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द चाइल्ड इज हैविंग सम काइंड ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम बट विद कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि बच्चे में उस कैरेक्टरिस्टिक्स की कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कभी शो करते हैं तो हम उसको नाम दे दे प्रॉब्लम बिहेवियर का। और इसके बारे में हमने एग्जाम्पल से देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से एक बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर सकता है, कैसे बातें करता है, किस तरह से शो करता है। इसके बारे में हम बाकी की डिटेल्स एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू, आ मेरी आँखों का तारा है तू। She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने डिस्कस किए कुछ एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर इन अ चाइल्ड। सो वी विल कंटिन्यू दैट विद आवर एक्सपर्ट।
सर जैसे हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, उसमें आपने एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था इंटरफेयर्स विद लर्निंग, जैसे कि बच्चा की कंसंट्रेशन से काम नहीं कर रहा है या इनकम्प्लीट छोड़ देता है अपने टास्क को। तो इसमें हम जानना चाहेंगे हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू टीच द चाइल्ड वेदर ही इज गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, व्हाट एंड हाउ ही शुड फॉलो दैट, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल? See that so far as attention and concentration is concerned, there are जी. good number of factor, especially not only in the classroom setup as well as at home also. आज सिर्फ हमारे डिसेबल बच्चों की बात न करें, हम नॉर्मल बच्चों की भी अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्टेबिलिटी के इतने सारे फैक्टर्स हैं कि उनका ध्यान इधर उधर बटी जाता है। क्लास अगर खिड़की के पास वो बैठे हैं तो उनका ध्यान बाहर जाएगा ही, क्योंकि वो मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, या हवा बहुत गर्म बहुत ठंडी तो ध्यान जाता ही है। डिसेबल बच्चों के साथ अगर हम क्लासरूम सेटअप की बात करें तो वहां पर कुछ फैक्टर्स, एक सबसे पहला फैक्टर जो इनके साथ होता है कि दे नीड अटेंशन ऑल द टाइम इनफैक्ट, क्योंकि उनको एक तो अपना एक्सप्रेशन क्लियर नहीं होता है कि हमें क्या बात कहनी है, अपनी जो बात अंदर की कहनी होती है। और जब अगर उनको अटेंशन मिलता है तो अटेंशन देने वाला इनकी बात को समझ पाता है। ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर टीचर माँ हमारी तरफ ध्यान देगी, हमारी मतलब हमें बैठेगी, तो पक्की बात है हमारे मन की बात को वो समझेगी और वैसा करेगी जो मैं चाह रहा हूं, ठीक। तो अटेंशन वो मांगते हैं। अटेंशन हम सब इंसान मांगते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारे अटेंशन मांगने का तरीका परिपक्व होता है, इट्स मैच्योर। व्हाई? बिकॉज our intellectual functioning is bit more high than the person with mental retardation either. Or if we talk about other disables, they understand their attention. Suppose if we will go to this the person with visual disability, their attention seeking behavior would be bit different, more creating loud moments जिससे कि लोग हमारी तरफ ध्यान दें, बिकॉज हमें तो दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं मालूम मेरी तरफ कौन देख रहा है, कौन मेरी बात को सुन समझ पा रहा है। तो बेहतर है कि हम चिल्ला के थोड़ा बात करें, बेहतर है कि हम थोड़ा शोर मचाएं या सामान थोड़ा आवाज करें, तो लोग हमारी तरफ ध्यान देंगे। ऐसा ही इन डिसेबल बच्चों में होता है कि ध्यान दिलाने की जो प्रक्रिया है वो भी एक तरफ स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे अंदर, हम सबके अंदर होती है। हमको अगर अपनी बात कहनी है, हमें मालूम है कि हमारी मम्मी बात नहीं सुन रही है, तो हम तरीके कुछ निकाल लेते हैं कि किस तरह से हमारी माँ हमारी बात को सुनती है जी। कि हम एक चुपचाप किनारे बैठ जाएं, हम बात करना बंद कर दें, हम आज दिन का खाना नहीं खाते हैं, तो देखो मम्मी आके पूछेगी कि बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा है, हम जवाब नहीं देंगे। धीरे धीरे ये माँ को भी पता लग जाएगा और मुझे कि हमारा बेटा खाना नहीं खा रहा है, जरूर कुछ बात है। वो आके पूछेगी बेटा कुछ बात तो बताओ। ये तरीके तो हो गए मैच्योर, जो बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पता है हमारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, सोच समझ रहा है। जब हम मंदबुद्धि की बात करें या दूसरे डिसेबल्स की बात करें तो उनके तरीके अलग होते हैं। अब मंदबुद्धि बच्चों में, मानसिक विकलांग बच्चों में ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स हैं वो इतने इंटेंस हैं, बहुत तीव्रता वाले हैं और बहुत बार करने वाले हैं, जो आप सब विकलांगता में आराम से समझ सकते हैं। मानसिक विकलांग बच्चों में क्या हुआ, ध्यान दिलाना है तो कुछ नहीं किया, उसको पुश कर दिया बगल वाले बच्चे को, उसकी कॉपी खींच ली, कुछ शोर मचा दिया। शोर मचाने की प्रक्रिया कम होती है, दूसरे को तंग करने की ज्यादा होती है, अपने आप को परेशान करने की ज्यादा होती है। अपने आप को बैठ के नोचना शुरू कर दिया और कोई चीज पड़ी है उसको गिरा दिया। उसकी वजह यही है कि अगर हम, क्योंकि उनको यही एक्सप्रेशन पता है। दूसरा एक चीज और है कि उनका ये जो एक्सप्रेशन होता है दूसरे को तंग करने का, कई बार वो उनकी अभिव्यक्ति होती है कि यू टॉक विद मी, यू कम एंड बी माई फ्रेंड, विच दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस। सो थ्रू दिस जेस्चर दे एक्सप्रेस, उसको समझना होता है। क्लासरूम सेटअप, कई एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग नहीं है,
वो बच्चे के साथ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या टीचर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आज उनको ये कैलकुलेशन करानी है सिंगल डिजिट वाली। बच्चे का मूड नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, वो ये नहीं कह पा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीचर भी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि इसे नहीं समझ में आ रहा है। टीचर एक बात जानती है कि मैंने पढ़ाया है तो उसको पढ़ना चाहिए। उसका मन नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहां जाएगा? वो कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि टीचर इज द अथॉरिटी फिगर। उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं सकता। बोलेगा तो डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, जो कि वैसे भी घर जाते हैं तो मम्मी पापा भी मारते, डांटते हैं कि तू पढ़ता नहीं, पढ़ने में वीक है, तेरा भाई तो अच्छा है, तेरे को तो कुछ नहीं आता। ये चीजें बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं और उसमें फिर वो अपना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ले आते हैं। देखा गया है, प्रोफेशनल्स भी ऐसा करते हैं कि उनको बहुत, अगर उनका काम नहीं पूरा हो रहा है टीचर का या दूसरे प्रोफेशनल्स जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके प्रोग्राम के हिसाब से MR person with mental retardation he should work like that, if he is not doing, they very easily blame them. It's a attention seeking behavior. Arey no, attention seeking behavior, but you have to find out whether this is going to be a problematic or whether it's an indication of some kind of expression of to make a relationship kind, I mean like listening kind of relationship. You have to think about many times. So we have to rule out what kind of behavior the person is. Exactly. तभी वही बात आ रही है कि अगर ये जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, एक क्लासरूम सेटअप पे हो गया, इंटरेस्टिंग पढ़ाई नहीं है, या टीचर का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, या टीचर अपने आप में उस बच्चे के आगे एक बहुत ही डरावना वाला फिगर बन गया है, जिससे डर लगता है, तो निश्चित रूप से बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। घर पे बात आती है, एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स एफिलिएशन। वो जुड़ के आपके साथ आप जुड़ना चाहता है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है आपके सामने, अपने सोसाइटी के सामने। क्या उसको कभी आप चांस देते हो? चाहे हम नॉर्मल की बात करें या डिसेबल की बात करें, घर पे ज्यादातर प्रॉब्लम्स बच्चे की अगर अटेंशन सीकिंग की आती है, एक सबसे बड़ी आती है, वो चाहता है एफिलिएशन फैमिली मेंबर्स के साथ और जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ, अपने लिमिटेड एक्सप्रेशन और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के साथ। लेकिन वो कई बार पेरेंट्स, सिबलिंग्स नहीं समझ पाते हैं और उसको चांस ही नहीं दे पाते हैं कि वो एफिलिएट कर सके स्ट्रेंजर्स के साथ या गेस्ट के साथ। उस चीज को चाहत में वो डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी शुरू कर देता है। जिस समय मेहमान आएंगे उसी समय इसका रोना शुरू हो जाएगा, उसी समय भागदौड़ इधर से उधर शुरू हो जाएगी, बार बार फ्रिज खोलना, अलमीरा खोलना, कार को खोलना बंद करना, आई मीन इस तरह के बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं ताकि पेरेंट्स अपने आप इंपॉर्टेंस, उस चीज की इंपॉर्टेंस समझे जो ये कर रहा है। फ्रिज खोलना मतलब फ्रिज इज मोर इंपॉर्टेंट, चलो फ्रिज को डिस्टर्ब करते हैं, पेरेंट्स विल कम टू द फ्रिज रेफ्रिजरेटर एंड वी विल, आई विल गेट द अटेंशन। हर चाइल्ड का अपना एक बिहेवियर होता है, एक वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है, Right. जिससे वो शो करते हैं। एग्जैक्टली। और पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट द चाइल्ड वांट्स और उसकी क्या जरूरत है, वह कैसा एक्सप्रेस करना चाहता है। तो सर इसमें कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं पूरी कर रहे हैं, या कहीं उनकी ऐसी गलती हो रही है कि वो बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात में हम एक बात जरूर कहेंगे, हम हमेशा पेरेंट्स को ब्लेम ना करें तो बहुत बढ़िया। पेरेंट्स से अगर हम बात कहें, पेरेंट्स अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं डिसेबल बच्चे के पालन पोषण। उनकी कोशिशें तब ज्यादा और तकलीफ में आ जाती हैं जब प्रोफेशनल्स ये कहने लगते हैं, आई मीन दे थ्रो द ब्लेम ऑन द पेरेंट्स। Many times professional does not have such kind of skills which they do not accept, but throw the blame to the parents. This is your job, not my job, you do.
एंड इफ दे डू दैट, यू कमिटेड मिस्टेक। ये जो तकलीफ है ये पेरेंट्स के लिए बहुत होती है। हम इस जगह ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स की गलती, पेरेंट्स को पता नहीं है, दे आर नॉट स्किल्ड हाउ टू रियर अ डिसेबल्ड चाइल्ड। जी, टेक्निकली, साइंटिफिकली दे आर रियरिंग बाय देयर एक्सपीरियंसेस, बाय ट्रायल एंड एरर। आज एक तरीके से बच्चे को मना लिया, कल दूसरे तरीके से उसको मना लिया, जो तरीका सफल हो गया उसमें वो खुश हो गए। अब हम ये जो बात कर रहे हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इट इज व्हाट, इट्स नथिंग, इट्स ए प्योर साइंटिफिक और वेरी ऑर्गेनाइज्ड, these are the techniques which we are applying to change the behavior which is inappropriate। हम उस तरीके व्यवहार को बदलने की ही तो बात कर रहे हैं एक साइंटिफिक तरीके से। यहां पर वही चीज हमको पेरेंट्स को सिखानी होती है। पेरेंट्स आर नॉट स्किल्ड, हाँ वो अपने अनुभवों से स्किल्ड होते हैं और फिर अनुभवों से वो समझते हैं हम अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे। और बल्कि कई बार प्रोफेशनल्स भी पेरेंट्स से ही कई मुद्दों पर सीख पाते हैं, क्योंकि वो उनका अनुभव होता है। तो पेरेंट्स की मिस्टेक हम नहीं कहेंगे, उनको पता नहीं है, वो जाने अनजाने करते हैं। बेहतर है वो आपको रिपोर्ट करते हैं, आप एज ए प्रोफेशनल सुनते हैं, तो उसको किस तरह से करेक्ट करना है और वो करके दिखाइए, बताइए पेरेंट्स को, दे विल डू दैट। जी, तो इसका मतलब पेरेंट्स को भी पहले अवेयर कराना बहुत जरूरी है फैक्ट्स के बारे में। राइट। हम अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे इंटरफेयर विद लर्निंग, सीखने में वो प्रॉब्लम बिहेवियर हम उससे कहेंगे, विशेषता वो है इसकी जिसमें जो सीखने में परेशानी पैदा करता हो, एंड कॉजेज अनरीजनेबल स्ट्रेस टू अदर्स, दूसरे को बिना वजह से परेशानी पैदा करता हो, और सामाजिक रूप से बिल्कुल ही घातक हो, सामाजिक रूप से जो समाज के नियम बने उनसे बहुत ज्यादा नियमों की अवहेलना करके वो व्यवहार हो रहा हो। जैसे सिंपली बच्चों में सेक्स बिहेवियर को देखा गया है, इनअप्रोप्रिएट सेक्स बिहेवियर जिसे हम कहते हैं वो देखा गया है, या जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, उनको तरीका नहीं पता है अपने सेक्सुअल एक्सप्रेशन का, तब ये डेविएंट हो जाता है, मतलब समाज के नियमों से बहुत दूर हो जाता है, और फिर आ जाता है बाद में बिहेवियर डिसऑर्डर्स में, जिसको हम थ्रू बिहेवियर थेरेपी चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का मुद्दा बहुत प्रमुख है। हम जब कभी भी किसी भी व्यवहार को हम प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर तब कहें जब वो बार बार किया जा रहा हो और दूसरे के लिए या खुद के लिए नुकसानदेह हो, दूसरे को बहुत परेशानी पैदा कर रहा हो बिना वजह से, जिसका कोई कारण नहीं है, लेकिन वो व्यवहार ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से परेशानी पैदा हो रही है, और सामाजिक रूप से पूरी तरह से मतलब नियमों के प्रतिकूल जाकर वो काम हो रहा, और दूसरा सीखने में बाधा पैदा कर रहा हो। जब ये सारी विशेषताएं हम देखें कि किसी व्यवहार में हैं, तब हम कहें कि ये व्यवहार प्रॉब्लमेटिक व्यवहार है। उसके पहले हम किसी भी व्यवहार को, मान लीजिए ठीक है बच्चे ने महीने 2 महीने में एक बार कभी ऐसा कर दिया कि दूसरे को मारा, या एक बच्चा है जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बगल में बैठा है सीट में मार देता है। अब कभी कदार किया तो ठीक है, समझ सकते हैं कोई कारण रहा होगा, जानने समझने की कोशिश करनी। अगर ये चीज ज्यादातर हो रही है और आप देख रहे हैं कि उसके खुद के सीखने में और दूसरे के बच्चे के सीखने में परेशानी पैदा कर रही है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। So these are the characteristics of the problem behavior the child is showing. Right. Sir, at times we have seen that the child is showing the problem behavior in particular situation only. Right. तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मान लीजिए सिर्फ क्लासरूम सेटिंग में ही बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर शो करता है, हाँ। घर में ऐसा नहीं शो करता। राइट। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है और बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, जो कि ज्यादातर देखने में आता है। पेरेंट्स की कंप्लेन ही होती है अपने टीचर से या प्रोफेशनल से कि ये बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा, ये घर में ही होता है, स्कूल में आप लोग कहते हैं बैठ के सीख रहा है, पढ़ रहा है, हमें कैसे पता लगे?
तो उसका तरीका होता है कि भाई वो विंडो जो बनी होती है, ग्लास विंडोज, वहां से पेरेंट्स को दिखाया जाता है क्लासरूम में कि किस तरह से काम कर रहा है। पेरेंट्स कई बार इतने स्तब्ध हो जाते हैं कि ये कैसे कर रहा है, घर में तो करता ही नहीं है, इधर भागना उधर भागना है, ऐसा क्यों? अच्छा, इस वजह से कई बार पेरेंट्स और प्रोफेशनल के बीच में बहुत ही एक जो रिलेशनशिप हेल्दी होना चाहिए वो नहीं बन पाता है, क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स को ब्लेम करते हैं, टीचर्स पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। मुद्दा ये नहीं समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। दिस कुड बी पॉसिबल, ए चाइल्ड कैन परफॉर्म a same behavior at home and same problem behavior not at classroom setting. That could be possible 100%. यहां का ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल आपके वो पहले वाले प्रश्न से कविता जी रिलेटेड है, जो आपने एक बात पूछी थी, कौन से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं जो उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। सेम यहां वही बात है कि कहीं ना कहीं कोई फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व हैं। अगर घर में ये बच्चा काम नहीं कर रहा है तो वो कारण घर में ही कहीं है, और बच्चा काम कर रहा है क्लासरूम सेटअप पे, कारण क्लासरूम में भी है, लेकिन उन कारणों को कंट्रोल कर लिया गया है। और जो घर में कर रहा है तो घर में वो कारणों को कंट्रोल नहीं किया गया या पहचाना ही नहीं गया है। दे डिडंट रिकॉग्नाइज, दे डिडंट फाइंड आउट व्हाट दोज आर द फैक्टर्स व्हिच हैज टू बी कंट्रोल्ड, देन दिस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कुड बी चेंज और डिक्रीज्ड। उन कारणों में जैसे अगर मान लीजिए एक बच्चा घर पे करता है प्रॉब्लम कि एक जगह बैठ के नहीं वो ध्यान लगा के पढ़ रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो समझना है क्या जिस समय वो पढ़ रहा है या जिस समय कोई एक्टिविटी कर रहा है दूसरे ध्यान बटाने वाले काम ज्यादा होते हैं। उसके मनपसंद का गाना चल गया, बाहर से लाउड स्पीकर की आवाज आ गई, साथ के ही रूम में आप ड्राइंग रूम में ही बैठ के पढ़ा रहे हैं और ड्राइंग रूम में दूसरे गेस्ट भी आ गए, दूसरे लोग भी बातें कर रहे हैं, या ब्रदर और वो सारे सिप्स जो हैं वो टेलीफोनिक टॉक हो रही है, टीवी चल रहा है, ये डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है। जिस समय पढ़ने बैठा हो सकता है उसको मम्मी से पापा से उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाया, डरता है, दूर भागता है। उस समय हो सकता है कि अब माँ से डरता है, उसको पता है मम्मी मारेंगी, पढ़ाने की बात करती हैं, और जब मम्मी ने बैठाने की कोशिश की किताब लेके तो उसका इधर उधर भागना शुरू हो गया, क्योंकि माँ ने तरीका नहीं सीखा कि उसको कैसे पढ़ाना है स्पेशल एजुकेशन के मेथड से, जो कि स्कूल में सिखाया जा रहा है। टीचर समझ रही है हमें इस बच्चे को ए लिखना कैसे सिखाना है या उसका नाम लिखना कैसे सिखाना है। अगर वो कभी जिद करता है, नहीं लिख रहा है, तो उसको डांटना मारना नहीं है, दूसरे प्ले वे मेथड में सिखाना शुरू कर दिया। उसको अप्रिशिएट करना, थोड़ा भी उसने किया तो उसको तारीफ करना, हाँ तूने बढ़िया किया, चलो इसको चलो ऐसे बनाते हैं, दूसरे तरीके से सिखाया। बच्चे को ये मजा आता है कि मेरे साथ टीचर खेल के, मतलब मेरे साथ खेल रही है, दे लर्न इन दैट वे। द सेम थिंग दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मदर्स। वो माँ के में भी उसी टीचर को ढूंढता है लेकिन मिल नहीं पाती टीचर। यहां पर ये टीचर दूसरी मिलती है जो उसको मारती है और वो पढ़ने से भागता है। जब भी पढ़ाई की बात आएगी वो भागेगा, सूसू बोलेगा, पॉटी बोलेगा, इधर उधर चल देगा। ये कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है जो समझने हैं बच्चा किस इंटरेस्ट, कहां वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मानसिक विकलांग व्यक्ति खास तौर से अपने इंटरेस्ट को, अपनी नापसंदगी को अपने एक्सप्रेशंस या सिंपल जेस्चर्स के द्वारा बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर लेता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि उसके पास उतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है जिससे वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करे और अपने एक्सप्रेशन को रोक दे या रिस्ट्रिक्ट करे या मैच्योर तरीके से एक्सप्रेस करे। उसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है, उसकी इनोसेंसी। उसके पास वो इतना दिमाग लगा ही नहीं पाता, उसके पास जो है वो खुला है। उसको समझने वाले लोग होने चाहिए।
जी, तो इसके जैसे कि आपने बताया कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के साथ साथ हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि किस एनवायरनमेंट में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है और उसको क्या क्या मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं या कैसी सिचुएशंस प्रोवाइड की हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चा बिहेव कर रहा है। एक्टिविटी को कितना इंटरेस्टिंग बनाया गया है कि वो खुद आकर्षित हो और करने जी। लगे। ये फैक्टर बहुत ध्यान देने के बात है। मतलब सारी motivating environment होना चाहिए। यस, सारी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी अपने आप रुक जाएगी। जी, एक सामान्य तौर पर आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। डांस करने के लिए जहां आपकी चॉइस का गाना आया, सीडी चला, टीवी में आ गया, आपकी सारी इंद्रियां एक ही तरफ हो जाती एंड यू स्टार्ट शोइंग योर dancing gestures. Why it is so? Because it's more interesting for you. And you've forgotten what the telephone is coming, what the mom is calling, what other things which you have to do. You've forgotten. Because your entire sensations are concentrated on that particular song or particular dance which you want to perform. so it's the child's interest. Exactly, child interest is very, very much essential rather than you think your interest. मेरा अभी पढ़ाने का मूड नहीं है, मुझे जबरदस्ती इसको पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं उसके पीछे पीछे लगी हुई हूँ, बैठो बैठो बैठो, और मैं इंटरेस्ट से पढ़ा ही नहीं रही हूँ। तो डेफिनेटली क्योंकि मेरा ध्यान है, मुझे अभी हमारा जो शेड्यूल है किचन का, मुझे वो भी देखना है, गेस्ट आने हैं, मुझे वो भी सब्जी बनानी है, मैं बच्चे पर तो ध्यान नहीं दे पा रही। हम वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बच्चा बैठ के पढ़े। हाउ कुड बी पॉसिबल, राइट? सो वी हैव टू थिंक द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। कौन कौन से हो सकते हैं, उसको कैसे हो सकता है, एज ए पेरेंट आपको पता नहीं चल रहा है, एज ए सिबलिंग आपको पता नहीं चल रहा है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। सिंपल आप बच्चे के टीचर से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, जो उनके टीम मेंबर्स हैं रिहेबिलिटेशन के, उनसे मिलिए, उनसे जिक्र करिए और आपकी समस्या पक्की बात है सुलझेगी। नेक्स्ट हम कहते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर तो है, बहुत सारे होते हैं और पेरेंट्स भी आते हैं, अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा बच्चा जिद करता है, हमारा बच्चा सामान फेंकता है, हमारा बच्चा थूक फेंकता है, किसी को चिकोटी काटता है, ये जो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम बिहेवियर को सुविधा के आधार पर या कहें कि उसको मेजर करने के लिए या उसको क्वांटिफाई करने के लिए, ताकि ये पता लग सके ये कितना ज्यादा है, कितना अधिक है, पहले कितना था, अब कितना है, इस सुविधा को करने के लिए इनको कई श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणियां हैं जैसे वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही उग्र व्यवहार जो होते हैं और ध्यान बटाने वाले, टेम्पर टेंट्रम, मिसबिहेवियर विद अदर्स, सेल्फ इंजूरियस, रेपिटेटिव, odd behaviors, overactivity, rebellious, antisocial, fears, ये वो व्यवहार है, वो कैटेगरीज है जिसमें कि प्रॉब्लम बिहेवियर को बांटा गया है, इनके अंतर्गत रखा गया है। वायलेंट बिहेवियर हम और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर उसे कहेंगे जिसमें बच्चा बहुत उग्र रूप से अपना प्रॉब्लम बिहेवियर प्रदर्शित करता है, जैसे किसी को मारना, सामान फेंकना, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, सामान तोड़ देना, ये बात आती है। नेक्स्ट है टेम्पर टेंट्रम, जहां पर बच्चा अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है, अपने इमोशंस के जो एक्सप्रेशंस हैं, वो आवाजें निकाल के, हाथ पैर हिलाकर, इस तरह से टेम्पर जो है ना, उसका जो कहना चाहिए कि जो भाव है उसको वो प्रकट इस तरह से करता है कि विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो कहीं स्वीकार नहीं। जैसे मैंने बताया था, लेट गए जमीन पे, चिल्लाने लगे जोर जोर से किसी भी बात पर, न अब कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई चीज चाहिए तब भी चिल्ला रहे हैं। सो इज इट द नेगेटिव एक्सप्रेशन? यस, इट्स ए एंटायर नेगेटिव एक्सप्रेशन। यही चीज है। अब जैसे मैंने एक पहले उदाहरण दिया था कि हम लोग मैच्योर वे में, अगर हमको माँ की बात नहीं पसंद आई,
हम बहुत गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे भावों का एक्सप्रेशन कैसे आया? चुप रहकर, खाना नहीं खाकर। और ये हमारी मां ने समझ लिया कि ये जब गुस्साता है तो खाना छोड़ देता है, बात नहीं करता है, इसको पूछना पड़ता है, इसको मनाना पड़ता है, तब बात ये निकालता है। सेम ये बात इन बच्चों में अगर हम देखें या मंदबुद्धि व्यक्ति में या दूसरे डिसेबल्स में भी देखें तो होता यह है कि उनका जो एक्सप्रेशंस है उनको नहीं पता ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। उनको ये पता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी बात मान ली जाएगी। शुरुआती दौर में जब उन्होंने ये चीज नहीं सीखी थी कि मेरे चिल्लाने से काम हो जाएगा, शुरुआती दौर में उन्होंने ऐसा किया। ये एक ऑब्वियस, स्पॉन्टेनियस, एक नेचुरल एक्सप्रेशन आया कि मैं नहीं अच्छी लगी, हमने जोर से चिल्ला दिया। मुझे नहीं पता कि ये सिचुएशन चिल्लाने के लिए ठीक है कि नहीं, मैंने चिल्ला दिया। अब यहां से मामला शुरू होता है कि ये व्यवहार प्रॉब्लम बिहेवियर बनेगा या नहीं। इस चिल्लाने पर अगर आपकी बात मान ली गई, आपको प्यार किया गया, आपने एक चीज सीख ली कि मुझे ये व्यवहार करने से प्यार मिलता है, इससे हमारी बात पूरी होती है, तो क्यों ना किया जाए। अब हर बार जब मुझे चीज चाहिए मैं चिल्लाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा। ये बच्चे लर्न कर लेते हैं और फिर ये प्रॉब्लम भी, ये निगेटिव एक्सप्रेशन है। अब इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई बच्चे को मारपीट नहीं करनी है, उसको सिंपल सरल भाषा में बता देना है कि बेटा ऐसा करोगे तो चीज नहीं मिलेगी। आपको चीज चाहिए, आप अपनी बात ठीक से कहो, मम्मी मुझे ये चीज चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हम आपको आपके ठीक बताने से हम आपको चीज ले देंगे, ये जरूरी नहीं है। अब तो बच्चा असमंजस में आ जाएगा, एक तो मैं राइट एक्सप्रेशन भी दे रहा हूं, दूसरा मेरे को कह रही है चीज भी नहीं ले देंगे, जरूरी नहीं है। आज नहीं ले देंगे क्योंकि आज पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, वॉट एवर। नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योर रीजन। इफ यू विल एक्सप्रेस वेरी क्लियरली, चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड, उसको ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाए कि मेरी मां का स्वभाव ऐसा है कि कोई चीज अगर नहीं ले देनी होती है तो साफ कह देती है, कारण भी बता देती है, कब ले देना है ये भी बता देती है। अगर आप ये एक्सप्रेशंस दे रहे हैं उसके सामने, ही वुड लर्न। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी उसको चीज लेने की बात आएगी, शुरू में एक्सप्रेशन हो सकता है आए चिल्लाने का या जमीन में लेटने का, धीरे से वो समझ जाएगा और वो अपने एक्सप्रेशंस को रोककर क्लियरली आपसे, भले गुस्से में कही मेरे को ये चीज चाहिए, आपको ले देनी पड़ेगी, हो सकता है वो ऐसे एक्सप्रेस करे, फिर इसको करेक्ट कर दीजिए। Sir, as you are explaining, will this strategy will work for the person with mental retardation? 100%. Again I am saying, ये सवाल क्यों आता है कि मेंटल रिटार्डेशन के में बच्चा इस तरीके को नहीं समझ पाता? क्या ऐसा सवाल आता है? Sir, at times parents सोचते हैं कि राइट, पेरेंट्स, वेरी ट्रू, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या इतना समझेगा। यहां पर आप समझाने के लिए बहुत कठिन बातें, कठिन चीज नहीं कर रहे हैं आप। सिंपल आपने क्या किया, जो उसने व्यवहार किया आपने उसके बदले में रिस्पॉन्स दिया। आपने उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं दिया है जो 6 महीने पहले हुई है या 4 दिन पहले हुई है। आपने जो इमीडिएट व्यवहार किया गया गलत, उसको आपने क्लियरली बताया कि बेटा, आपने ये बताया कि मेरी सिचुएशन क्या है, मैं क्या पसंद करती हूं, सही तरीका क्या है, वो आपको करना है। ये तरीका बेटा, दुकान में लेट जाओगे, तुम सोचोगे मैं चीज ले दूंगी, मैं चीज नहीं ले दूंगी। आप उठोगे तो ठीक है, नहीं उठोगे मैं जा रही। आप उठना चाहोगे, जस्ट आस्क,
He would be, Mom, what is going on? What I express my behavior to achieve something, and I am in the question. I am asked whether I will do or not. मतलब मेरे ही व्यवहार पर एक क्वेरी खड़ी कर दी गई, वो उसके दिमाग में आई। वो कह सकता है, नहीं मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, तुम लेटना चाहोगे, मैं जाऊं? हाँ आप जाओ। ओके बाय, मैं जा रही। आप जा जरूर रहे हैं, बट योर चाइल्ड विल बी अंडर वॉच। उसको इग्नोर नहीं कर देना। आप दूर थोड़े से आप खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बाद देखोगे वो वेट करेगा आपका कि आप आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं आ रहे हो, पक्की बात है धीरे से उठ के वो आने लगे। आने के लिए भी आपके पास नहीं आएगा वो, क्योंकि वो उसके जो वो चाह रहा था वो उसको नहीं मिल रहा है। उसके जैसे कहते हैं ना ईगो पर चोट लगना, उसको चोट लगती है, वो नहीं आएगा। आप चुप रहो, आप खड़े रहो, आप अपना काम करते रहो। ग्रेजुअली ही वुड कम, एज सुन एज ही वुड कम टू यू, आप उसको अप्रिशिएट करो। हाँ बेटा देखो ये तरीका है ना, तुम आ गए, इट्स वेरी गुड। तुमको अपनी बात कहनी है, तुम कहो बेटा, लेट के थोड़े ही कहते हैं। So immediate reward should be given. Exactly. अब उसने सही काम किया तो उसको बताना है कि तुमने ये सही किया। जी। नेक्स्ट जॉब पे आप देखोगे वो उसके पूछने का तरीका बदल जाएगा कि मम्मी मुझे ये चाहिए, और धीरे धीरे आप फिर बच्चे को सिखा सकते हो कि आप पूछोगे मम्मी से कि मम्मी ये चीज हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, या मुझे ये पसंद है। आप अपनी बात रखो और मैं भी अपनी बात रखूंगी। बच्चे को ये चीज बिल्कुल क्लियर करनी है कि जो बात आप कह रहे हो वो पूरी हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सो हम अपने मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज से बच्चों को लर्न करवा सकते हैं कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट द चाइल्ड शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और उसको अपना एक्सप्रेशन कैसे पॉजिटिवली दिखाना है, कैसे रिएक्ट करना है उसको। जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज, और उस कैटेगरी में जो हमारे सब पॉइंट्स आते हैं उसमें बच्चा कैसे एक्सप्रेस करता है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं उस बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का एक्सप्रेशन कैसा है, बच्चे का रिएक्शन कैसा है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ये हम डिस्कस करें हमारे एक्सपर्ट के साथ। बाकी की डिस्कशन हम डिटेल में इस छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। कोई मुश्किल हो, दूर मंजिल हो, never stops us from dreaming. हारता है वो, हार माने जो, we are what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को। We can touch the sky. आशा के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं।
जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से। कप को, वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक हमने डिस्कस करे कैटेगरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम बात कर रहे थे विद एग्जांपल्स कि किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में बच्चे बिहेवियर शो करते हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं विद द लर्निंग इन द प्रॉपर सिचुएशंस, और पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे एक्सपर्ट बता रहे। तो आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राइट, नेक्स्ट कैटेगरी की जो बात हम कर रहे हैं वो है मिसबिहेवियर विद अदर्स। जब बच्चा किसी दूसरे के साथ मिसबिहेव करता है यहाँ भी वही बात आती है, ये एक अपने आप में एक्सप्रेशन का तरीका शुरुआती दौर पर होता है, लेकिन अगर इसको करेक्ट ना किया जाए तो ये मिसबिहेवियर हो जाता है। सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे ग्रसित होते हैं, खास तौर से प्रोफाउंड लेवल के या सीवियर लेवल के बच्चे। उनको ये पता नहीं होता है कि ये उनको खुद को नुकसान दे रहे हैं। तो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर जो कि खुद को नुकसान देने वाले बिहेवियर होते हैं, जैसे अपने आप को नोचना, अपने बालों को खींचना, ठीक, और कोई शार्पन चीज का इस्तेमाल करना अपने बॉडी के अगेंस्ट। तो ये सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर उनको पता नहीं होता है। जहां तक पेन की भी बात है, कई बच्चे पेन का एक्सप्रेशन नहीं होता है,
कि हमें पेन हो रहा है, हम कैसे एक्सप्रेस करें, धीरे धीरे उस दर्द के प्रति वो संवेदनहीन हो जाते हैं, यूं कह लें कि वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि मुझे पेन भी है, तो पता नहीं चल पाता। जब खून निकलता है तो पेरेंट्स बताते हैं कि ये देखा खून है, ये अपने आप को बहुत नोचता है। एक ही जगह अपने आप को काटना, एक जगह में ही घाव हो जाता है, ये सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर है। ये वास्तव में कई बार मृत्यु तक ले जाता है। कारण ये घाव का अगर ध्यान पूरी तरह से नहीं दिया गया, इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे का कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं और धीरे धीरे वो जो है इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये चीज देखने की है। ऐसे ही सिंपल वो जब सेक्स बिहेवियर की बात हम करते हैं कि जो सेल्फ स्टिमुलेशन होता है, वहां भी कई इतने आघात हो जाते हैं, बच्चे को नहीं पता लगते हैं और पेरेंट्स भी उन जगहों की साफ सफाई उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार, तो वो घाव इन्फेक्शन बढ़ा देते हैं और वो बहुत तकलीफदेह होता है। सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, जिसको हम लोग जब व्यवहार सुधार की प्रक्रिया होती है, जब हम शेड्यूल बनाते हैं, प्रायोरिटी बनाते हैं, तो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उसको खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा है रिपीटेटिव, कोई वो व्यवहार जो बार 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 कर रहा है। एक तो ये व्यवहार सुधार के विशेषता में भी है कि जो व्यवहार बार बार करे, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि वो मतलब उसके लर्निंग और उसके एडजस्टमेंट, इन सब में प्रॉब्लम पैदा कर देती है। ये इस तरह के, जैसे अगर हम कहें कि एक बच्चा है, वो थोड़ी थोड़ी देर में बार बार अपने इसको खींचता है, फिर खींचता है, अब या फाड़ता है, तो ये चीज जो हो गई उसके बार बार करने से रिपीटेटिव बिहेवियर, या वो गया और उसने कुंडी को, टीवी को बार बार खोलना, बार बार बंद करना, बार बार खोलना, बार बार बंद करना, ये जो व्यवहार है ये परेशानी दे जाता है, ये रिपीटेटिव की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है ऑड बिहेवियर। ऑड बिहेवियर हम उन अजीब से व्यवहारों को कहेंगे, जैसे कूड़ा बटोरना, बच्चे लिए कूड़ा अपनी जेब में डाल दिया, यहां रख दिया, वहां रख दिया, ठीक। चीजों को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, अजीब अजीब सी चीजें, ये ऑड बिहेवियर्स में आती है। ओवर एक्टिविटी, जब किसी एक्टिविटी को ज्यादा करना, जैसे ये देखा गया जब बच्चे कई बार बहुत खुश होते हैं ना, इधर से उधर भागेंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, ये उनका एक्सप्रेशन है खुशी का, क्योंकि वो बोल के नहीं कह पा रहे। जैसे हम लोग कैसे कहेंगे, ओहो आप आए, बहुत दिनों के बाद मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये हम लोगों का एक सोशल तरीका है अपनी मेहमान को, अतिथि को अपने स्वागत करने का, या बहुत खुश होगा, अगर हम बहुत रियली खुश हैं तो हम एक्सप्रेस करेंगे। ये बच्चे देख के तो बहुत खुश होते ही हैं कि अगर गेस्ट आए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, ये इधर से उधर दौड़ेंगे, भागेंगे, बार बार गेस्ट के आगे पीछे चक्कर लगाएंगे, ये ओवर एक्टिविटी होने लगती है। खुश बहुत है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मैं बहुत खुश हूं, ये ओवर एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट रिबेलियसनेस। रिबेलियसनेस का मीन्स होता है रिबेलियस बिहेवियर जो बिल्कुल विपरीत, ज्यादा विपरीत व्यवहार करना। ज्यादातर पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब इससे जो बोलो ना ठीक उसका उल्टा करेगा, इसको बोलो कि रोड पे नहीं जाना है, ये रोड पे ही जाएगा। इसको बोलेंगे कि ये चीज इस सामान को यहां रखना है, वो वहां रखेगा ही नहीं। ये रिबेलियसनेस कहलाती है। ये सामान्य बच्चों में भी देखने को मिलती है कि जब किसी से, कई लोग तो समाज में इस रिबेलियसनेस एक पर्सनालिटी ट्रेट में आ गया है, उनके व्यक्तित्व का, उनकी फितरत का एक गुण है। गुण से मतलब विशेषता, कि जो